जय श्री कृष्णा। आज हम गीतादास गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा अष्टम का सामाजिक विज्ञान पुस्तक है हमारे अति तीसरा भाग का अध्याय 6 बुनकर, लोहा बनने वाले और फैक्ट्री मालिक। हम इसमें पहले पढ़ रहे थे कि किस तरह से उन लोगों ने, अंग्रेजों ने हमारे देश में है जो सूती कपड़े का जो व्यापार था, सूती कपड़े की जो डिजाइनें थी, सूती कपड़े की जो छापादारी थी, उन सब को किस तरह से उन्होंने नष्ट किया और यूरोप में है जो नई फैक्ट्रियां लगवाई और भारतीय कपड़े का यूरोप में है जो आयात रोककर है जो भारतीय कपड़े और भारतीय कारीगरों को बर्बाद करने का काम किया। आज हम पढ़ेंगे कि सूती कपड़ा मिलों का, नई सूती कपड़ा मिलों का उदय हुआ। अब भारत में भी नई तरह की सूती कपड़ों का भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में स्थापित हुई। कहां हुई? पहली मिल 1854 ईस्वी में बंबई में पहली है जो कपड़ा मिल है जो स्थापित हुई थी। यह कताई मिल थी और यह कपड़ा काटने का काम करता था। यहाँ कताई होती थी, क्या होती थी? कताई मिल थी और कपड़ा काटने का, धागा काटने का काम होता था। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत में से इंग्लैंड और चीन से होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। अब भारत से जो कपास था वो इंग्लैंड और वहां जा रहा था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भी है जो इंग्लैंड और चाइना जा रहा था, तो बंबई के बंदरगाह के रास्ते वो माल निर्यात होता था। बंबई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफी निकट था जहां कपास की खेती होती थी। जब वहां कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्होंने कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। अब बंबई से क्या था? बंबई में एक तो सारे भारत का कच्चा माल आता था, कपास आता था। क्या आता था? कच्चा माल। क्या होता है सूती कपड़े में? कच्चा माल होता है कपास। क्या होता है? कपास आता था। क्यों? वो निर्यात होने के लिए। क्या? निर्यात होने के लिए। दूसरा हुआ था कि वो बंबई भौगोलिक रूप से जो निकटता काली मिट्टी की पट्टी के निकटता, यानी वो मालवा और गुजरात के नजदीक था जहां पर ज्यादातर है जो कपास की खेती होती है। तो इस तरह से बंबई में मिल खुलने से सूती कपड़े के लिए जो निर्यात की व्यवस्था थी वो जरूरी हो गई और वहां आसानी से मिलना। 19वीं सदी आते आते बंबई में 84 कपड़ा मिले। 1900 ईस्वी तक है जो लगभग 84 कपड़ा मिले हैं जो बंबई में खुल गई। कहां खुल गई? बंबई में खुल गई। यानी बहुत कम, लगभग 50 वर्षों से है जो कार्यकाल में 50 वर्षों से ही कम में है जो 84 मिले हैं जो बंबई के आसपास के क्षेत्रों में खुल चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा कमा चुके थे। और ज्यादातर कपड़ा मिले हैं जो गुजराती और पारसी। कौन? पारसी व्यवसायी क्योंकि से खोली, क्योंकि वो चाइना से थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खोला। इसी तरह अन्य जगहों पर भी कारखाने खुले। उनमें अहमदाबाद में जो 1861 ईस्वी में है जो पहली मिल खुली। क्या है? पहली सूती कपड़ा मिल। आज भी अहमदाबाद है जो हमारे लिए सूती कपड़ा का जो एक प्रमुख व्यापारिक गण है। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में एक बड़ा कारखाना खुल गया। कहां पर? संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले इसको संयुक्त प्रांत कहते हैं। वहां भी है जो 1862 ईस्वी में है जो मिल खुल गई कानपुर में। कहां? कानपुर में। कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या
संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कामगारों कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ। और जब हमारे यहाँ कई तरह के मजदूर थे, काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर, कौन? खेतीहर। काश्तकार जो किसान खेती करने वाले, दस्तकार जो हाथ से काम करने वाले हस्तशिल्पी या हस्तशिल्पी, और खेतीहर खेती वाले मजदूर या खेती के मजदूर। इन सबको शहरों में अब मिलों में काम मिलने लगा। प्रारंभिक कुछ वर्षों के दौरान भारतीय कपड़ा मिलों कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना था। अब इसकी सबसे बड़ी समस्या थी भारतीय सूती कपड़ा की। सूती कपड़ा उद्योग की जो समस्या थी वो थी प्रतियोगी। ब्रिटेन के कपड़े से, जो इंग्लैंड से कपड़ा आ रहा था, जो सबसे बड़ा वहां उद्योग था, वो ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग से इसको है जो कंपटीशन करना पड़ा। और इस सरकारों में इससे पर आयात शुल्क भी और निर्यात शुल्क भी ज्यादा लगाती थी। सीमा शुल्क भी अपने देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे रही थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को शरण मिलता। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योग को आमतौर पर इस तरह की सुविधाएं नहीं दी। इस तरह से भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन में पहली बड़ी लहर है जो प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफी कमी आ गई और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कपड़ों के कारखानों से कपड़ा उत्पादन बढ़ाने के लिए अब हमारे भारतीय यानी ब्रिटेन ने किसी तरह का अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया। क्या नहीं दिया? संरक्षण नहीं दिया। क्या नहीं दिया? संरक्षण नहीं दिया। अपने ही यहाँ जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उस विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन की है जो औद्योगिक चीजें लगभग उसमें कमी हो गई। उस वजह से भारतीय कपड़े उद्योग को सैनिक जरूरतों के लिए है जो सहयोग मिला, जिससे भारतीय कपड़े उद्योग को एक तरह से आगे बढ़ने में सहयोग। अब हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टीच। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की तरफ से। कहां पढ़ेंगे? दक्षिण भारतीय उद्योग। दक्षिण भारतीय उद्योग में जो वहां का लोह आयस्क उद्योग है वो महत्वपूर्ण था। भारतीय इस्पात और लोह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये टीपू सुल्तान वही है जिसने 1799 तक मैसूर पर शासन किया था। हमने प्रथम पाठ में या अध्याय में पढ़ा भी था टीपू सुल्तान और उसके बारे में। तो ये टीपू सुल्तान वही है जिसने जो 1700 उसमें जो उद्योग में अपना काम लिया था। दूसरा ये है कि जो टीपू की विश्व विख्यात तलवार अब इंग्लैंड के संग्रहालय में बहुमूल्य संपत्ति है। जो टीपू सुल्तान की तलवार थी, टीपू सुल्तान की तलवार जो थी वो अभी है जो इंग्लैंड के संग्रहालय
संग्रहालय में है जो अभी वर्तमान स्थिति में भी रखी हुई हैं और वहां बहुमूल्य है। क्या है? इसकी कीमत है जो बहुमूल्य है, बहुमूल्य है जो इसकी कीमत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? टीपू की जो तलवार थी वो इतनी खास क्यों थी? क्योंकि वो अलग किस्म के लोहे से बनी थी। दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वे दुश्मन के लोहे के कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। तलवार जो टीपू की बनाई थी वो इस स्टील से, इस्पात से थी, इस्पात से बनी थी, जिसकी धार पैनी और मजबूत थी। वो विशेष तरीके से लोहे से बनी थी, तो उसके लिए अलग अलग तौर तरीके थे। इस तलवार में ये गुण कार्बन में अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा होता था। और ये किससे बनी थी? वुड्स स्टील। कौन से? वुड्स स्टील से बनी थी। किससे बनी थी? वुड्स नामक स्टील से बनी थी। इसकी यह बनावट लोहे के गड़े कार्बन में बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा, जो कार्बन के कण थे उस सूक्ष्म कणों से की वजह से उसमें ये गुण उत्पन्न होता था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद 1800 ईस्वी में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। एक फ्रांसीसी यात्री ने प्रगलन भट्टियों के बारे में बनाया, अर्थात लोहा गलाने वाली भट्टियों के बारे में है जो उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया कि मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता है लोहे अवशेषों को काट कोयले के साथ मिलाकर। क्या? लोहे को भट्टियों में काट कोयला, काट कोयला, काट कोयला का मतलब है लकड़ी का कोयला। क्या? लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला, काट कोयला यानी लकड़ी का कोयला। लकड़ी के कोयले को है जो लोहे अवशेष के साथ है जो छोटी हांडियों में मिट्टी उस पर रख दिया। तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रागलगन इस्पात की सीलियां तैयार करते थे। और तापमान को नियंत्रित, कई बार उसको ज्यादा करना पड़ता था, फिर धीरे करना पड़ता था। इस तरह से ये प्रक्रिया दोहराई जाती थी और अनंत है जो उस प्रगलन भट्टियों में है जो सीलियां तैयार कर ली जाती थी लोहे की, जिसका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी एवं मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुड्स असल में एक कन्नड़ शब्द या उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल शब्द मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। अब वुड्स का अर्थ क्या है? वुड्स का अर्थ भी उन्होंने अलग अलग बताया है कि कन्नड़ का उक्कू, उसी तरह उन्होंने कहा है तेलुगु का जो शब्द है वो शब्द है हुक्कू, और तमिल व मलयालम, तमिल व मलयालम मलयालम शब्द जो है उसका नाम है उरुक्कू। उरुक्कू शब्द से है जो बना है। इन सब शब्दों का अर्थ होता है स्टील। क्या नाम होता है? स्टील या इस्पात, स्टील या इस्पात, इन सब का अंग्रेजी वर्जन है। भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया था। विश्व विख्यात वैज्ञानिक और बिजली एवं विद्युत चुंबक का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया था। माइकल फैराडे ने
4 साल तक मैं जो 1818 से 22 तक 1818 से 22 तक है जो इसका अध्ययन किया था, जिसके लिए फैराडे नियम भी आज भी हमारे चलता है फिजिक्स में। परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोह और इस्पात के स्थान पर इंग्लैंड से आए लोह और इस्पात ने ले लिया। तो इस तरह से भारत का स्टील उद्योग भी खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे गांवों में भट्टियां किस तरह से गुजर रही